एपिसोड 738। मैं हैरान हूं, तुमने मुझे अपना मामूल और ताबेदार बनाया है, फिर मैं किसी और का ताबेदार कैसे बन गया हूं? क्या तुमने मुझ पर तनवीमी अमल करते वक्त मेरे दिमाग में किसी दुश्मन का सुराग नहीं लगाया था? टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन बहुत चालाक हैं। जब मैं तुम पर तनवीमी अमल कर रही थी तब वो तुम्हारे दिमाग में छुपा हुआ था और मेरे अमल को नाकाम बना रहा होगा। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं खुश थी कि मैंने पारस पर अमल करके उसे अपना गुलाम बना लिया है। बाद में पता चला सलमान या कोई और उसके दिमाग में छुपा हुआ था और मेरे तनवीमी अमल का तोड़ कर रहा था। मुख्तसर ये कि जिस तरह पारस मेरे हाथ से निकल गया उसी तरह तुम भी मेरे मामूल नहीं रहे हो। सलमान बड़ी खामोशी से तुम्हारे दिमाग में रहता है, बज़ाहिर तुम्हें मेरा ताबेदार बनाता है और तर पर्दा तुम्हारे जरिए हमारे मंसूबों को समझ लेता है। ये तो बड़ी गहरी चाल है। उन्होंने इसी तरह मालूम कर लिया था कि हम इंजीनियर की तस्वीर के जरिए गोल्डन प्रिंस के खुफिया अड्डे तक पहुंच सकते हैं। हम सिर्फ मंसूबा बना कर रह गए और उन्होंने इस पर अमल करके कामयाबी हासिल कर ली। मैरीना ने कहा, अब तुम हमारे किसी मंसूबे और किसी मामले में शरीक नहीं रहोगे। फौरन वापस आ जाओ। मैं जहां भी आऊंगा या जाऊंगा दुश्मन मेरे दिमाग में मौजूद रहेगा। मैं दुश्मनों को दिमागों से भगाना जानती हूं। तुम ट्रीटमेंट ब्लैक आउट से गुजरोगे तो दुश्मन जल्दी तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। ट्रीटमेंट ब्लैकआउट का मतलब था तारीख कैद खाना। उसने एक तारीख कैद खाना बनाया हुआ था। वहां ऐसे टेलीपैथी जानने वालों को कैदी बनाकर रखती थी जो नादानिस्तगी में किसी के जेर असर आ जाते थे। जोरा जोरी, कैनी पॉल और सनाता वगैरह के दिमाग हमारी मुट्ठी में थे, लेकिन मेरीना ने उन्हें तारीख कैद खाने में रखकर हमें बेबस कर दिया था। हम उनसे न काम ले सकते थे, न उस कैद खाने का सुराग लगा सकते थे। वहां से उन्हें निजात भी नहीं दिला सकते थे। आखिर हमने उनका पीछा छोड़ दिया था। मैरीना ने उन्हें अपना ताबेदार बना लिया था। डी बॉर्बन ने कहा, ट्रीटमेंट ब्लैकआउट मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं किसी तारीख कैद खाने में नहीं रहूंगा। क्या अपने दिमाग में सलमान वास्ती को बर्दाश्त करते रहोगे? मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या करोगे? कोई ऐसा रास्ता निकालो कि मैं तारीख कैद खाने में भी ना जाऊं और वो मेरे दिमाग से हमेशा के लिए चला जाए। दूसरा रास्ता यह है कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारा लहजा बदल दिया जाए। हाँ, ये मुनासिब है। तो फिर चले आओ। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सलमान हमारी बातें सुन रहा होगा। शायद वो ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने नहीं देगा। मैं नादान नहीं हूं। समझ रही हूं कि सलमान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ ये बातें सुन रहा है, लेकिन वो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनकर कोई फायदा हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि आइंदा हम तुमसे कोई ऐसा काम नहीं लेंगे जो उसे फायदा पहुंचाए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द यहाँ की सरहद पार करके आऊंगा। इस दौरान मैं और सोनिया पिछली रात की नींद पूरी कर रहे थे। दिन के 3 बजे मेरी आंख खुली। मैं गुस्ल वगैरह से फारिग होकर पेट की आग बुझा रहा था। तब सलमान ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। मैंने कहा, मेरे पास क्यों आए हो? तुम तो सोनिया के गुलाम हो। उसके हुक्म से मेरी बीवी को गायब कर देते हो। वो आजिज़ी से बोला, आप नाराज ना हो। हम सब ने सिस्टर को अपना लीडर तस्लीम किया है। वो हमेशा आपका भला चाहती हैं। उन्होंने हमें बताया कि लैला कुछ अरसे के लिए दूर हो जाएगी तो आप जख्मी शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे, और आपने वाकई ये किया। गोल्डन ब्रेंस तक कोई नहीं पहुंच सकता था, आप पहुंच गए। वाकई सिस्टर की हिकमत अमली ज़बरदस्त और नतीजा खेज होती है। मैंने कारनामा अंजाम दिया है और तुम सोनिया की तारीफ कर रहे हो। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। सिस्टर से तो अकीदत है। लैला कैसी है? कसम ले लीजिए मैं लैला के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता हूँ। तो फिर क्यों आए हो? उसने जूसी वोवेला और डी बॉर्बन की रुदार सुनाई। आखिर में यह भी बताया कि बॉर्बन ने मरीना से राब्ता कायम किया था और आइंदा वो बॉर्बन को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारना चाहती है ताकि उसकी शख्सियत और लहजा तब्दील हो जाए, ताकि हम उसके दिमाग तक न पहुंच सकें। मैंने कहा, तुमने ये बातें पहले सोनिया को बताई होंगी, फिर उसके मशवरे पर मेरे पास आए हो। जी हाँ, वो कहती हैं मैंने जूसी के पीछे वक्त बर्बाद किया है। आप आसानी से उसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं जूसी के पास जा रहा हूं। लेकिन कैसे जाएंगे? वो बॉर्बन से राब्ता ख़त्म कर चुकी है। सलमान, किसी भी अमल के दौरान हर पहलू पर नज़र रखो। तुमने सिर्फ बॉर्बन को अहमियत दी, ये क्यों भूल गए कि जूसी का राब्ता अपनी CIA की टीम से रहता होगा? जी हाँ, वो बॉर्बन से यही कह रही थी कि CIA के चीफ से राब्ता करे और किसी लड़की को उसकी हमशक्ल बनाकर भेजने के लिए कह दे। वाकई मैं बॉर्बन के जरिए चीफ के दिमाग में पहुंचूंगा तो जूसी के मुताल्लिक कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम होगा। तो देर किस बात की है? फौरन बॉर्बन को इस्तेमाल करो। वो बॉर्बन के दिमाग में किया। मैं भी वहां पहुंच गया। उसने बॉर्बन की सोच में कहा, पता नहीं जूसी खैरियत से है या नहीं। बॉर्बन की अपनी सोच ने कहा,
वो खैरियत से होगी। मुझे उसकी भलाई के लिए उससे दूर रहना चाहिए। मैंने सोचा सलमान काम बिगाड़ देगा, उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर सीआईए चीफ से राब्ता करेगा, तो दिमाग को आज़ाद छोड़ने के बाद बोरबन परेशान होकर मरीना से कहेगा कि उसने अपने इरादे के खिलाफ चीफ से जूसी की खैरियत मालूम की थी। मैंने सलमान को ऐसा करने से रोक दिया। उसने पूछा, फिर हम कैसे चीफ के दिमाग में पहुंचेंगे? मैंने कहा, बोरबन के दिमाग में फिर चलो, मगर खामोश रहो, देखो मैं क्या करता हूं। हम उसके दिमाग में आ गए। मैंने उसके अंदर अंगड़ाई पैदा की। वो अंगड़ाई लेने लगा तो मैंने उसी की सोच में कहा, हाय जूसी, तुम दूर हो जाती हो तो ये जिस्म तुम्हें मांगता है। मैं इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूं। बोरबन की सोच ने तस्लीम किया कि वो वाकई बहुत देर से अंदर ही अंदर जूसी को तलब कर रहा है। उसे सोचना चाहिए कि किस तरह ये तलब पूरी हो सकती है। मैंने उसकी सोच में कहा, एक रास्ता है, यहाँ जूसी के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। मैं उससे कहूँगा कि वो भी कुछ अरसे के लिए मेरे साथ दूसरे मुल्क चले। वहाँ हम आज़ादी से मिलते रहेंगे। जब खतरा टल जाएगा तो फिर वहाँ से आ जाएंगे। उसने कायल होकर चीफ से रब्ता किया। फिर कहा, मेरी वजह से जूसी यहाँ बेनकाब हो गई है, मैं उससे रब्ता नहीं करूँगा। तुम मेरा पैगाम पहुँचा दो, वो कुछ अरसे के लिए दूसरे मुल्क में चली जाए। वहाँ हम आज़ादी और मोहब्बत से दिन रात गुजारेंगे। चीफ ने कहा, मिस्टर बोरबन, अब मेरा ताल्लुक सीआईए से नहीं रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। मिस मेरीना ने दुरुस्त पेशन गोई की थी कि दुश्मन ख्याल खानी करने वाले आइंदा तुम्हारे ज़रिए मेरे दिमाग में पहुँचेंगे, फिर मेरे ज़रिए सीआईए की मसरूफियात को समझते रहेंगे। अब ऐसा कोई चांस नहीं है। बोरबन चीफ के दिमाग से निकल आया। वो एक पार्क में बैठा हुआ था। उसे पनाह लेने के लिए मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। आज रात वो इस मुल्क से जाने वाला था। इसके साथ उसे ये अंदेशा था कि सलमान उसके सरहद पार करने के चोर रास्ते को देखता रहेगा। हो सकता है उसे यहां से न जाने दे। दोस्त हो या दुश्मन, मेरीना हो या सलमान, कोई टेलीपैथी जानने वाले मामूल को न हाथ से जाने देता है और न ये बर्दाश्त करता है कि वो अपने पास से निकलकर मुखालिफ पार्टी के ज़ेरे असर चला जाए। उसी वक्त मेरीना ने उसके दिमाग में कहा, दुरुस्त सोच रहे हो, तुमने फिर दुश्मनों को उकसाने पर चीफ से रब्ता किया था। हम तुम्हें रोकते रहेंगे और दुश्मन तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे। तुम हमारे लिए बेहद खतरनाक हो गए हो। सबसे बड़ा खतरा यह है कि मैं तुम्हारी शख्सियत तब्दील करने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचाऊंगी तो तुम्हारे साथ दुश्मन भी उस मशीन तक पहुंच जाएंगे। हमें एक टेलीपैथी जानने वाले को बचाने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन का नुकसान नहीं करेंगे। मिस मेरीना, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम मरोगे तो मशीन दूसरे टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर लेगी, और मशीन तबाह होगी तो आइंदा कोई टेलीपैथी जानने वाला हमें नसीब नहीं होगा। लिहाजा मैं अपने मुल्क का नसीब बिगाड़ना नहीं चाहती। तुमसे ताल्लुक तोड़कर तुम्हें दुश्मनों के हवाले भी नहीं करना चाहती। ऐसी सूरत में तुम्हें मर जाना चाहिए। वो तड़प कर बोला, ये क्या बकवास है? कैसी खुदगरजी है? मैं जिसके काम नहीं रहूंगा, मैं जिसके काम का नहीं रहूंगा, वो मुझे क्या मार डालेगा? ये तो कोई इंसानियत नहीं है। हर टेलीपैथी जानने वाले के साथ यही होता है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम कौन होती हो मेरी मौत का फैसला सुनाने वाली? मैं तुमसे नफरत करता हूं। मुझे उनसे मोहब्बत है जो मेरी हिफाजत कर सकते हैं। मैं मिस्टर सलमान को मुखातिब कर रहा हूं। क्या वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? जो मेरे काम आएगा मैं उसी का वफादार रहूंगा। मिस्टर बोरबन, मैंने कहा, बोरबन, मैं तुमसे ज्यादा मेरीना को समझता हूं। वह बहुत चालाक है। कुछ करने से पहले बहुत दूर तक उसका अंजाम सोच लेती है और मुखालिफिन के रद्द अमल का अंदाज़ा कर लेती है। वो जानती है कि हम तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं। अगर वो तुम्हारी सांसें रोककर तुम्हें हलाक करना चाहेगी तो हम तुम्हारी सांसें रुकने नहीं देंगे। वो तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, लेकिन बाहर से कोई अंधी गोली सनसनाती हुई मेरी पूरी बात होने से पहले ही ठाई की आवाज़ के साथ ही गोली सीने में पेवस्त हो गई। वो उछलकर ज़मीन पर आया। दूसरी गोली उसके दिमाग में घुस गई। हमारे कुछ करने से पहले ही वो अपनी टेलीपैथी के साथ फना हो गया। ये दूसरी बार ऐसा हुआ था। मेरीना मेरे और सलमान के सामने अपने मकसद में कामयाब होकर चली गई थी। हम सोनिया के पास आ गए। फिर उसे सारी रोतात सुनाई। उसने कहा, हमने यहाँ के हुक्काम को 24 घंटे की मोहलत दी थी। 12 घंटे गुजर चुके हैं, उन्होंने पापा डोक को पेश नहीं किया। सलमान ने कहा, सिस्टर आप सो रही थीं। इस दौरान यहाँ की हुकूमत में अहम तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। अब वो हुक्काम और फौजी अफसरान नहीं रहे जिन्हें 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। अब जिन लोगों ने हुकूमत की बागडोर संभाली है वो सब योगा के माहिर हैं। सोनिया ने पूछा, थोड़ी देर पहले तुम जनरल डायर के जरिए जूसी को गिरफ्तार कराना चाहते थे। क्या जनरल डायर की जगह कोई योगा का माहिर जनरल नहीं आया है? उसकी जगह भी नया जनरल आया है। साबिका जनरल डायर की शख्सियत महज एक नुमाइंदगी है।
हम उसके ज़रिए मौजूदा नए हुक्काम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उन्होंने वक्ती तौर पर अपना बचाव कर लिया है। क्या वो नहीं जानते कि नए हुक्मरानों को आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके उनके भी दिमागों में पहुंचा जा सकता है? वो यकीनन हर पहलू को समझ रहे हैं। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुपर मास्टर से मदद हासिल की है। उसके टेलीपैथी जानने वाले कुछ यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ दूर ही से उसकी हिफाजत करते रहेंगे। हमारी हर चाल को नाकाम बनाने की कोशिश करते रहेंगे। उनकी पहली और आखिरी कोशिश यही होगी कि सोनिया और वुल्फ इस मुल्क से चले जाएं। तुम सुपर मास्टर से रब्ता करो, उससे पूछो तंजीम वाला मुल्क हमारे मुकाबले पर क्यों आ रहा है। क्या वो चाहता है कि हम एक बार फिर उसके मुल्क में आकर हंगामे बर्पा करें, उसके टेलीपैथी जानने वालों को फिर उठाकर ले जाएं? सलमान चला गया। सोनिया ने मुझसे कहा, मैं पहले ही समझ गई थी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? पहले लैला को यहाँ से भगाया, अब मुझे भाग जाने को कह रही हो? पिछली बार मैंने बड़े मुल्क में क़यामत बर्पा की थी, वहाँ उनका कोई टेलीपैथी जानने वाला महफूज नहीं था। इस बार तुम सुपर मास्टर और मेरीना को कई मसाइल में उलझाओगे तो वो और उसके टेलीपैथी जानने वाले तंजीम वाले हुक्काम की ज़्यादा मदद नहीं कर सकेंगे। अपने मसाइल हल करने के लिए वो जल्द ही योगा के माहिर हुक्काम को बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, जोड़ तोड़ के लिए मुझे जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो? तो फिर ना जाओ, मैं सलमान और सुल्ताना को भेज दूंगी। सलमान और सुल्ताना में शराफत और सादगी है, चालाकी और मक्कारी नहीं है, और सुपर मास्टर से निमटने के लिए मक्कारी लाजमी है। सानी और अली एक बहुत बड़ी मुहिम से वापस आए हैं, उन्हें कुछ अरसा आराम करना चाहिए। मैंने कहा, मक्कारी में पारस तुमसे कम नहीं है, तुम उसे क्यों भूल रही हो? वो यहाँ तंजीम वाले मुल्क आएगा। ये क्या बात हुई? बाप को जाने के लिए कह रही हो और बेटे को बुला रही हो? पारस का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैं जोड़ तोड़ करती हूँ। यहाँ मेरीना सरगर्मे अमल रहेगी। बिल्ले को सामने देखकर चुईया की सरगर्मी ज़रा महदूद हो जाएगी। पारस का नशा मेरीना को भटकाया करेगा। मैंने एक गहरी सांस ली। वाकई सोनिया जोड़ तोड़ खूब करती थी। उसकी मौजूदा चालों के पेश नज़र मुझे दूसरे मुल्क जाना चाहिए था, या यूं देखा जाए तो वो अपनी बात मनवा लेती थी। उसने मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया था। सुपर मास्टर के एक अहम इजलास में मुल्क की अहम तरीन शख्सियात मौजूद थीं। आला हुक्काम, फौजी अफसरान के अलावा एक खूबरू और कदावर जवान बैठा हुआ था। उसके तेवर बता रहे थे कि वो बहुत बड़े ओहदे पर फायज है और आला हुक्काम से किसी तरह कम नहीं है। उसका असल नाम कुछ भी हो, वो अपने ओहदे के एतबार से ब्रेन मास्टर कहलाता था। ये एक नया ओहदा था और इसके साथ एक नया शोबा कायम किया गया था। इस शोबे में 4 ज़हीन अफराद थे। वो चारों गोल्डन ब्रेन्स की तरह मुल्क के अहम राजों को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखने आए थे, ताकि दुश्मन ख्याल खानी करने वाले उन राजों तक कभी पहुंच ना सकें। जिस तरह तंजीम वाले हुक्काम और फौजी अफसरान को धमकी दी गई थी कि उन्होंने पापा डोक को पेश ना किया तो उन हुक्काम और अफसरान को एक एक करके कत्ल कर दिया जाएगा, उसी तरह बड़े मुल्क के हुक्काम और फौजी अफसरान को भी धमकियां दी जा सकती थीं। ऐसी धमकियों का पहले ही तोड़ कर लिया गया था। हुकूमत के अहम मामलात नए शोबे के 4 ज़हीन अफराद को सौंप दिए गए थे। वो चारों ब्लैक सीक्रेट कहलाते थे। उनका खास नुमाइंदा ब्रेन मास्टर इस वक्त इजलास में मौजूद था। वो जो कहने और सुनने वाला था, वो सारी बातें चारों ब्लैक सीक्रेट तक पहुंचने वाली थीं। यूं देखा जाए तो तंजीम वाले मुल्क के गोल्डन ब्रेन्स और बड़े मुल्क के ब्लैक सीक्रेट एक ही चीज़ थे, लेकिन उनमें नुमाया फ़र्क था। एक और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि ब्लैक सीक्रेट से राब्ते का कोई जरिया ना था, न टेलीफोन, न ट्रांसमीटर, न टीवी, न कंप्यूटर, और न ही इशारों की कोई मखसूस ज़बान थी। वो चारों ब्लैक सीक्रेट ट्रांसफार्मर मशीन की पैदावार थे, टेलीपैथी जानते थे और अपने नुमाइंदे ब्रेन मास्टर के दिमाग में रहकर इजलास की कार्रवाई देख सकते थे। तन्हाई में ज़बान हिलाए बगैर राज की बातें एक दूसरे को बता सकते थे। ब्रेन मास्टर को शामिल किया जाए तो ब्लैक सीक्रेट की तादाद 5 होती थी। ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उन 5 के दिमागों को फौलाद बनाया गया। वो दुख, दर्द या किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं करते थे। कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली या दहशत करने वाली बात हो, वो मुतासर नहीं होते थे। मशीनी इंसानों की तरह जज्बात और एहसासात से बेनियाज थे, लिहाजा उनसे कभी जज्बाती गलती नहीं हो सकती थी। अब ट्रांसफार्मर मशीन का राज सिर्फ वो चारों जानते थे कि वो मशीन कहाँ है, उसकी हिफाजत किस तरह करना चाहिए और किन बासलाहियत अफराद को उस मशीन से गुजार कर टेलीपैथी का हामिल बनाना चाहिए। फौज और हुकूमत के अहम मामलात और अहम राज भी उन चारों की तहवील में थे। गोया उस इजलास में जितने हुक्काम और फौजी अफसरान बैठे हुए थे, वो सब हाथी के दांत थे, सिर्फ दिखावे के लिए थे। हुकूमत का अंदाज बदल चुका था।
इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो सुपरमास्टर ने कहा, यहाँ हम एक दूसरे के सामने हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती भी मौजूद है जो नज़र नहीं आ रही है, और वो है मिस मेरीना। आप हजरात मेरीना के नुमाइंदे की ज़बान से उसकी गुफ्तगू सुनते रहेंगे। कई ओहदेदारान ने कहा, हम मेरीना को खुशामदीद कहते हैं। सुपरमास्टर ने कहा, आज का इजलास दो अहम वजूहात की बिना पर मुनक्किद किया गया है। पहली वजह तो मेरीना की नाराज़ी है। ये अपने टेलीपैथी जानने वालों को तंजीम वाले मुल्क भेजने के खिलाफ है। दूसरी वजह सलमान वास्ती की वो गुफ्तगू है जो मुझसे हो चुकी है। उसने मुझसे पूछा है कि हम तंजीम वाले मुल्क में सोनिया के मुकाबले पर क्यों आ रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि जवाबन फराद की फैमिली यहाँ आए और कुछ अरसा पहले की तरह हमारी नींदें हराम कर दे और एक बार फिर हमारे टेलीपैथी जानने वालों को यहाँ से उठा कर ले जाए? ब्रेन मास्टर ने कहा, फराद की तरह उसकी फैमिली के अफराद को भी धमकियाँ देने की आदत सी पड़ गई है। हमारे यहाँ जो नई तब्दीलियाँ आई हैं उनका इल्म फराद की फैमिली को नहीं है। अब वो हमारे हुक्काम को धमकियाँ देकर मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, क्योंकि अब तमाम मामलात ब्लैक सीक्रेट के हाथों में हैं। सुपरमास्टर ने पूछा, टेलीपैथी जानने वालों को अगवा होने से किस तरह बचाओगे? ब्रेन मास्टर ने कहा, जो पुराने टेलीपैथी जानने वाले हैं वो मेरीना के काबू में हैं। मेरीना उनकी जिम्मेदार है। हमने जो नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं उन्हें यहाँ के आला हुक्काम नहीं जानते। फौज के आला अफसरान उनके नामों से भी वाकिफ नहीं है। कोई उनका चेहरा और हुलिया नहीं जानता है। और सबसे अहम बात यह कि हमारे मातहत टेलीपैथी जानने वाले कहीं ख्याल खानी करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि उन्हें ख्याल खानी आती है। सब ने ताज्जुब से ब्रेन मास्टर को देखा। सुपरमास्टर ने पूछा, जब वो अपनी टेलीपैथी की सलाहियतों को नहीं जानते तो उन्हें यह इल्म सिखाने का फ़ायदा क्या हुआ? ब्रेन मास्टर ने अपने सर को एक उंगली से बजाते हुए कहा, इसे ब्रेन कहते हैं। किसी के हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर दो तो वो सीना तान कर रिवॉल्वर की नुमाइश करता फिरेगा ताकि देखने वाले मरूब रहें। अगर उसे खाली हाथ रखा जाए तो वो सर झुकाकर चलेगा। हमारे टेलीपैथी जानने वाले भी आम तौर पर नॉर्मल रहा करेंगे। होटलों में, तफरीगाहों में या पब्लिक गाड़ियों में बैठकर किसी ज़रूरत से मजबूर होकर भी ख्यालखानी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी ये सलाहियत याद नहीं रहा करेगी। जब हम ज़रूरत समझेंगे उन्हें एक मखसूस सिग्नल देंगे। वो सिग्नल या इशारा पाते ही उन्हें याद आएगा कि वो टेलीपैथी जानते हैं और उन्हें एक मखसूस मामले में टेलीपैथी से काम लेना चाहिए। जब वो मामला ख़त्म हो जाएगा तो हम उनके दिमाग में फिर एक मखसूस सिग्नल देंगे। सिग्नल पाते ही वो फिर अपनी टेलीपैथी की सलाहियत को भूल जाएंगे। ये तरीक़ाकार सुनकर सब लोग ब्रेन मास्टर की तारीफ़ें करने लगे। एक ने कहा, बहुत दानिशमंदाना तरीक़ा है। जब टेलीपैथी वाले जाहिर नहीं होंगे और दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में जाकर भी उनकी हकीकत मालूम नहीं कर सकेंगे तो फिर वह किसे अगवा करेंगे? दूसरे ने कहा, कमाल हो गया, अब हमारे टेलीपैथी जानने वाले महफूज रहा करेंगे। मेरीना ने कहा, अब हमारी हुकूमत की अहम पॉलिसियाँ यही 4 ब्लैक सीक्रेट बनाते हैं। ये पॉलिसी भी इन्हीं की है। सोनिया के मुकाबले पर तंजीम वालों की मदद करना चाहिए। इसके कुछ देर बाद इजलास ख़त्म हो गया। मेरीना दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। वो अपनी आदत या हिकमत अमली के मुताबिक अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करती थी, फिर भला अपने मुल्क के हुक्मरानों पर कैसे भरोसा कर लेती? उन्होंने फरमाइश की थी कि उसे अपने ही मुल्क में रहना चाहिए। उसने झूठ कह दिया था कि वो बड़े मुल्क में रिहाइश इख्तियार कर चुकी है, लेकिन किसी को अपना पता नहीं बताएगी। दर हकीकत वो अभी तक लंदन में ही थी। उस शाही महल नुमा कोठी में उसे तहफ़्फ़ुज़ का यकीन होता था, जिसके तहखाने में उसने तारीख कैद खाना कायम किया था। वो बड़े सुकून से थी, किसी अंदेशे के बगैर जिंदगी गुजार रही थी। कभी लंदन में बेजारी सी महसूस होती तो वो कुछ दिनों के लिए पेरिस चली जाती थी। एक बार उसने पेरिस में पारस को देखा तो सीने से आह निकल गई। उसके साथ गुजरे हुए लम्हात याद आकर सताने लगे और ये इंकिशाफ हुआ कि वो पेरिस क्यों आती है। शायद इसलिए कि पारस का शहर है। वो फ्रांस के किसी दूसरे शहर में भी जा सकती थी, इटली और स्विट्ज़रलैंड भी जा सकती थी। उसने शऊरी तौर पर यह नहीं चाहा था कि वो पारस की तरफ जा रही है। उसका लाशऊर उसे उधर ले जाता था। पारस को कई माह बाद देखकर वो जल्दी से दूर चली गई थी ताकि जहरीला मर्द उसके जिस्म की बू न पाले। पारस अपने असली रूप में था, वो बहरूप में थी, चेहरे से पहचानी नहीं जा सकती थी। मेरीना को सिर्फ अपने ही बदन की तिरस्माती बू से खौफ आता था। उसके बाद वो फिर पेरिस नहीं गई। उसे अपनी सलामती और जिंदगी अजीज थी। पारस के हाथों में जाकर सोनिया के सामने वो महकूम नहीं बनना चाहती थी। उसे यकीन था कि वो अपने अंदर लड़ते लड़ते एक दिन पारस को दिल से निकाल देगी। वो मजबूत क़ुव्वत इरादे की मालिक थी, ऐसा कर सकती थी, लेकिन तकदीर से नहीं लड़ सकती थी।
तकदीर उसे घुमा फिरा कर फिर पारस के पास ले जाने वाली थी। मौजूदा इजलास में वो ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट से अलग हो गई थी। ये अंदेशा बढ़ता जा रहा था कि ब्लैक सीक्रेट उसके बदले इंतकामी कार्रवाई करेंगे। इंतकामी कार्रवाई ये हो सकती थी कि वो मेरीना को रूपोश न रहने देते, चुपचाप उसकी तलाश शुरू कर देते। वो बड़ी उलझन में पड़ गई थी। अपने ही मुल्क के ज़हीन लोगों के खिलाफ सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट के तर्ज अमल ने उसे मुखालफत पर सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो कुछ ऐसा चाहती थी कि आपस की दुश्मनी से मुल्क को नुकसान न पहुंचे और वो ब्लैक सीक्रेट के मुकाबले में अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ले। मजबूती और इस्तेहकाम के लिए लाजमी होता कि अगले की कमज़ोरी हाथ आ जाए या अगले की ताकत के बराबर अपनी ताकत हो जाए। मेरीना की ये कमज़ोरी थी कि ब्लैक सीक्रेट उसके तमाम टेलीपैथी जानने वालों से किसी हद तक वाकिफ़ थे और ये जानते थे कि वो लोग बड़े मुल्क में कहीं गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर मेरीना को भी मालूम हो जाता कि ब्रेन मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले कहाँ हैं और क्या करते फिर रहे हैं, तो वो उन्हें ट्रैप कर सकती थी। इस तरह ब्लैक सीक्रेट के मुकाबले में उसकी पोजीशन मजबूत रहती। वो इजलास के दौरान ही ये बातें सोच रही थी और उसकी जहानत कह रही थी कि जो शिकार सामने से पहले है उस पर तवज्जो देना चाहिए। वो नुमाइंदे के जरिए बड़ी तवज्जो से ब्रेन मास्टर की स्टडी करती रही थी। वो इजलास में चेहरा बदल कर आया होगा, लेकिन अंदाज बदलना बहुत मुश्किल होता है। जो फितरत होती है वो किसी बात से या किसी हरकत से जाहिर हो जाती है। ब्रेन मास्टर गुफ्तगू के दौरान मेज़ की सतह को एक उंगली के नाखून से खुरचता था, फिर अपनी हरकत का एहसास होते ही हाथ मेज़ के नीचे ले जाता था। ऐसा उसने कई बार किया था। शायद दूसरों ने भी इस हरकत को नोट किया हो। मेरीना ने इसे अच्छी तरह सहन नशीन कर लिया था। जिस इमारत में इजलास हो रहा था उसके बाहर मेरीना का टेलीपैथी जानने वाला जूडी नॉर्मन एक कार में बैठा हुआ था। वो जूडी नॉर्मन से कहने लगी, तैयार रहो। मैं जिस शख्स का ताक़ुब करने को कहूँ बड़े एहतियात से ताक़ुब करो, उसे किसी तरह का शुबा न होने पाए। मैं अभी आकर उस शख्स की निशानदही करूँगी। वो इजलास के इख्तिताम तक अपने नुमाइंदे के दिमाग में रही। ब्रेन मास्टर एक आला फौजी अफसर के साथ बातें करता हुआ इमारत से बाहर आ गया। मेरीना ने कहा, जूडी वो देखो, आला फौजी अफसर के साथ एक लंबे कद का जवान है। किसी तरह उसकी रिहाइश का देख लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो फौजी अफसर के दिमाग में रहकर देख रही थी। ब्रेन मास्टर उससे रुखसत होकर एक शानदार कार की पिछली सीट पर बैठ रहा था। जूडी ने मेरीना के पास आकर कहा, इसका ताक़ुब करना ज़रूरी नहीं है। ये जिस कार में बैठकर जा रहा है मैं उसके ड्राइवर की बातें सुन चुका हूँ। मुझे उसका लहजा याद है। वाह, ये तो कमाल हो गया। ड्राइवर के दिमाग में जाओ। वो जूडी के दिमाग में गई। जूडी ड्राइवर के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त ब्रेन मास्टर अपने ड्राइवर से पूछ रहा था, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने वक्त कैसे गुजारा? मैं 1 घंटे तक कार में बैठा रहा, फिर करीबी रेस्टोरेंट में जाकर चाय कॉफ़ी पी, उसके बाद अपनी कार के पास आ खड़ा हुआ। रेस्टोरेंट में किसी से गुफ्तगू की? सिर्फ वेटर को कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया। कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, मैंने चाय मंगवाई। रॉकी, अच्छी तरह याद करो, रेस्टोरेंट में तुम्हारे सबसे करीब कौन था? सर, रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग थे। कौन करीब आता रहा और जाता रहा? आसपास की मेज़ों पर कौन लोग बैठे हुए थे? यह सब कुछ याद रखना मुमकिन नहीं है। ब्रेन मास्टर बार बार घूमकर शीशे के पार देखता था कि कोई ताक़ुब तो नहीं कर रहा है। रॉकी ने कहा, सर मैं देख रहा हूं हमारा ताक़ुब नहीं हो रहा है। मैं तुमसे खुश हूं, तुम बहुत मोहतात और मुस्तैद रहते हो। अब पिछली सीट पर बैठा हुआ ब्रेन मास्टर अपने चेहरे से मास्क उतार रहा था। आईना देखते हुए असली चेहरे को तौलिए से पोंछ रहा था, फिर बैठे ही बैठे लिबास तब्दील कर रहा था। इन कामों से फारिग होकर उसने कहा, पेंगुइन बुक सेंटर। ड्राइवर रॉकी ने उस बुक सेंटर के सामने गाड़ी रोक दी। वो उतरते हुए बोला, आधे घंटे तक अपनी रिहाइशगाह में पहुंचो, मैं तुमसे रब्ता करूंगा। फिर वो बुक सेंटर में दाखिल हो गया। मेरीना ये मालूम नहीं कर सकी थी कि वो अब कहाँ जाने वाला है। जूडी नॉर्मन ने पूछा, क्या मैं रॉकी के पास रहूं? नहीं, घर जाओ, तुम्हारी जोरा जोरी इंतज़ार कर रही होगी। उसकी सेहत कैसी है? ठीक है, 5 माह हो चुके हैं। 4 माह बाद वो एक बच्चे की माँ और मैं बाप बन जाऊंगा। मैं तुम दोनों के लिए और क्या कर सकती हूँ? तुमने हमारे लिए बहुत ज़्यादा किया है और करती रहती हो। हम दोनों तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। शुक्रिया, अब जाओ। वो फिर रॉकी के दिमाग में आ गई। असल टारगेट ब्रेन मास्टर था। वो उसके मुताल्लिक मालूमात करना चाहती थी, जबकि वो कहीं चला गया था, लेकिन जाते जाते कह गया था कि आधे घंटे बाद रॉकी से रब्ता करेगा। वो रॉकी के ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला वो ब्राज़ील के एक छोटे से शहर में माँ बाप के साथ रहता था। बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ बड़े मुल्क आया था।
बड़ी भागदौड़ के बाद मिस्टर मार्कहाई से मुलाकात हो गई। वो ब्रेन मास्टर को मार्कहाई के नाम से जानता था। उसके यहाँ ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहा था। वो ब्रेन मास्टर के मुतालिक कुछ ज्यादा नहीं जानता था। आज सहमा हुआ था कि उसका मालिक बहुत पुरस्कार है। कभी असली रूप में आता है और कभी रूप बदल लेता है। उसने कई बार पूछना चाहा कि आप कौन हैं और क्या करते फिरते हैं, लेकिन बारहा इरादा करने के बावजूद वो अपने मालिक से सवाल न कर सका। ये सोचकर रह गया कि मालिक जो भी हो, जैसा भी हो, उसके लिए तो मेहरबान है, उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, उसे बड़ी बड़ी रकमें भी देता रहता है। रॉकी ड्राइव करता हुआ ब्रेन मास्टर के बंगले में पहुंच गया था। बंगले के पिछले हिस्से में रॉकी की रिहाइश थी। वो अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके एक कुर्सी पर बैठ गया। 10 मिनट के बाद उसे अपने दिमाग में ब्रेन मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। रॉकी, आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर लीं। ब्रेन मास्टर ने कहा, 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो। वो गिनने लगा। 10, 9, 8। फिर 1 कहते ही दिमाग की आंखों से सुर्ख रोशनी आई। उसके अंदर सनसनी सी फैल गई। वो महसूस कर रहा था दिल, दिमाग और उसका पूरा वजूद सुर्ख रोशनी में नहा रहा है। वो ज़हनी तौर पर तब्दील हो रहा है। मैरीना पहली बार ऐसे शख्स को देख रही थी जो बैठे बैठे सुर्ख हो गया था। सुर्ख रोशनी में उसकी शख्सियत बदल रही थी। वो वाला ड्राइवर नहीं रहा था। उसकी बदलती हुई सोच कह रही थी वो एक आला तालीम याफ्ता है और बेहद सही नौजवान है, और उसके दिमाग में वो तवानाई है जो ख्याल खानी की परवास कराती है। वो ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट के नए टेलीपैथी वालों में से एक था। मैरीना खुशी से झूम गई। ब्लैक सीक्रेट ने अपने टेलीपैथी जानने वालों में ऐसी पेचीदगियां रखी थीं कि वो सब आम इंसानों की तरह रहते थे। खुद उन्हें इल्म नहीं होता था कि वो टेलीपैथी जानते हैं। ऐसी सूरत में कोई ख्याल खानी करने वाला उनमें आकर उनके चोर ख्यालात पढ़कर उनकी असलियत मालूम नहीं कर सकता था। मैरीना भी ड्राइवर के दिमाग में आधे घंटे तक रही। उसके चोर ख्यालात पढ़कर उसे एक आम सा ड्राइवर समझा। खुदा उस पर मेहरबान था। वो जो तदबीर करती थी उसे तकदीर पूरा कर देती थी। इतनी जल्दी तवक्को से बढ़कर कामयाबी नसीब वालों को ही मिलती है। ड्राइवर रॉकी की सोच बता रही थी कि उसका दिमाग बेहद हसास है। वो पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता है। ब्रेन मास्टर कह रहा था, रॉकी, मेरे दिमाग में आओ। मैं उस मरीना के नुमाइंदे के दिमाग में पहुंचाऊंगा। मैं दूसरे काम में मसरूफ हूं। तुम उस नुमाइंदे की निगरानी करोगे। वो मरीना से कहीं ना कहीं मुलाकात करता होगा। रॉकी ख्याल खानी की परवास करके ब्रेन मास्टर के दिमाग में पहुंच गया। उसके साथ मरीना भी आ गई। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके चोर ख्यालात पड़ने लगी, क्योंकि रॉकी सिर्फ इतनी देर के लिए ब्रेन मास्टर के दिमाग में आया था जितनी देर में वो मरीना के दिमाग में पहुंचा था। मरीना दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसे यही अंदेशा था कि ब्रेन मास्टर उसके टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप कर रहा होगा। उसके टेलीपैथी जानने वालों में एक चोरा चोरी थी, दूसरा जूडी, तीसरा संताना और चौथा पॉल हॉपकिन। पॉल हॉपकिन जितना मुहिब वतन था उतना ही मरीना का दुश्मन भी था। उसने एक बार फिर मरीना के धोखे में उसकी डमी पर हमला कर दिया था कि उसे जख्मी करके उसके तनवीमी अमल से निजात हासिल कर ले और उसे फिर अपनी मामूला बना रखे। मरीना तो जैसे शिकार होने के लिए नहीं, शिकार करने के लिए गई हुई थी। उसने हॉपकिन को एक बदतरीन गुलाम की तरह सजाएं दी। ब्रेन मास्टर ने कहा, वक्त ज़ाया हो रहा है। मैं चाहता हूं तुम फौरन मरीना के तनवीमी शहर से निजात हासिल करो। कल सुबह 6 बजे जहां बुलाऊंगा चले आना। तुम ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के बाद अपनी नई शख्सियत के साथ आज़ाद हो जाओगे। अपने मुल्क के लिए आज़ादी से काम करते रहोगे। ब्रेन मास्टर उसके दिमाग से चला गया। हॉपकिंस सोच रहा था, एक बार मुझे तनवीमी शहर से निजात मिल जाए, फिर मैं उस कमीनी को तलाश करने और उसे इबरतनाक सजाएं देने में सारी जिंदगी गुजार दूंगा। वो गालियां दे रहा था। मरीना गालियां सुनकर भी खामोशी से चली आई। उसे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसकी नज़रों में पॉल की कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि ये फिक्र थी कि ब्रेन मास्टर उसके टेलीपैथी जानने वालों के पीछे पड़ गया है। मरीना ने ख्याल खानी की परवास की। वो संताना की खैरियत मालूम करना चाहती थी, लेकिन उसकी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। संताना अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वो कैसे मर गया? तबई मौत या इंतकामी मौत मारा गया? इस सिलसिले में तफ्तीश की ज़रूरत नहीं थी। समझ में आने वाली बात थी। ब्रेन मास्टर ने उसके एक टेलीपैथी जानने वाले को मार डाला और दूसरे को कल सुबह ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने वाला था। वो बड़ी तेज़ी से टेलीपैथी जानने वालों को छीनकर मैरीना को तन्हा कर रहा था। इसके बावजूद वो बाकमाल औरत थी। उसके अंदर बेचैनी पैदा नहीं हुई। वो बड़े सब्र तहम्मुल से अपना नुकसान बर्दाश्त कर रही थी। उसे अपने खुदा पर और अपनी सलाहियतों पर भरोसा था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकेगी। वो रात के 10 बजे हॉपकिन के दिमाग में गई।
वो सुबह हासिल होने वाली आज़ादी की खुशी में अपने वक्त के मुताबिक सो रहा था। मेरीना ने उसके खाबिदा दिमाग पर फिर तनवीमी अमल शुरू किया। उसे अपना मामूल बनाकर पूछा, तुमने ब्रेन मास्टर को अपना मौजूदा नाम और रिहाइश गाह बताई है? हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया है। क्या तुमने रूबरू उससे मुलाकात की है? अभी तक एक दूसरे से सामना नहीं हुआ है। ब्रेन मास्टर से तुम्हारा रब्ता कैसे हुआ? सुपर मास्टर ने रब्ता कराया था। क्या सुपर मास्टर ने तुम्हारा मौजूदा चेहरा देखा है? नहीं, उससे भी ख्यालखानी के जरिए रब्ता रहता है। इसका मतलब है ब्रेन मास्टर और सुपर मास्टर तुम्हारे चेहरे को नहीं पहचानते हैं? हाँ, दोनों मुझे चेहरे से नहीं पहचानते हैं। मैं तुम्हें हुक्म देती हूं, तुम किसी भी सोच की लहर को कबूल नहीं करोगे, सिर्फ मुझे महसूस करोगे। पॉल ने वादा किया, वो किसी की सोच की लहरों को कबूल नहीं करेगा। मेरीना के सिवा कोई दिमाग में नहीं आएगा। आएगा तो वो सांस रोक लेगा। मैं हुक्म देती हूं, तुम तनवीमी नींद पूरी करके ये रिहाइशगाह छोड़ दोगे और कल किसी फ्लाइट से न्यूयॉर्क चले जाओगे। उसने वादा किया। मेरीना उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़कर अपनी जगह हाजिर हो गई। उसने भी पॉल की नींद के वक्त के मुताबिक अपनी नींद का वक्त मुकर्रर किया, फिर आराम से सो गई। उसने ये सदमा उठाने में वक्त ज़ाया नहीं किया कि सुपर मास्टर दरपर्दा ब्रेन मास्टर का साथ दे रहा है, बल्कि आला हुक्काम और फौज के अफसरान भी ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट का साथ दे रहे होंगे। वो देखते ही देखते तन्हा होती जा रही थी। इसके बावजूद वक्त पर खाने और वक्त पर सोने की आदत थी, इसलिए आराम से सो गई। रात के 3 बजे बेदार हुई, मुंह हाथ धोकर अपने लिए कॉफ़ी तैयार की, फिर पॉल के पास पहुंच गई। वो एक अटैची में ज़रूरी सामान रख रहा था। एक ताबेदार की तरह वो रिहाइशगाह छोड़ रहा था। मेरीना ने उसकी सोच में कहा, मुझे अपनी कार में नहीं जाना चाहिए। ब्रेन मास्टर के आदमियों ने इस रिहाइशगाह की तरह मेरी कार भी देखी होगी। मुझे एक टैक्सी तलब करनी चाहिए। उसने रिसीवर उठाकर राब्ता किया, फिर अपने एड्रेस पर एक कैब लाने को कहा। 10 मिनट बाद गाड़ी आ गई। उसने ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने के लिए कहा। आधे घंटे में वो स्टेशन पहुंच गया। टैक्सी का किराया देकर उसे रुख्सत कर दिया। मेरीना बड़ी तेजी से उसके रास्ते बदल रही थी। एक शख्स करीब ही अपनी कार रोककर अपनी बीवी से कह रहा था, जल्दी चलो, ट्रेन जाने वाली है। मेरीना ने उसके दिमाग में पहुंचकर कार की चाबी सीट पर गिरा दी। उसे उसकी बीवी के साथ प्लेटफॉर्म की तरफ भेज दिया। पॉल ने मेरीना की मर्जी के मुताबिक सीट पर से चाबी उठाई, स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर कार स्टार्ट करके वहां से चल पड़ा। मेरीना सुबह 5 बजे उसके दिमाग से निकल आई, क्योंकि ब्रेन मास्टर किसी वक्त भी आने वाला था। 1 घंटे बाद जब वो आई तो पॉल की सोच ने बताया कि कोई उसके दिमाग में बार बार आने की कोशिश करता रहा और वो बेख्तियार सांस रोकता रहा। मेरीना ने उसकी सोच में कहा, अब मुझे ब्रेन मास्टर के दिमाग में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरीना ने उसके दिमाग में गड़बड़ की है। मैं बेख्तियार सांस रोक लेता हूँ। मुझे फ़ौरन बताओ, ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के लिए कहाँ पहुँचना चाहिए। उसने मेरीना की हिदायत पर अमल किया। ख्यालखानी की परवास करके ब्रेन मास्टर के पास गया। उसने सांस रोक ली। दूसरी बार गया तो उसने पूछा, कौन है? मैं पॉल बोल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं बेख्तियार सांस रोक लेता हूँ। अगर यही सिलसिला रहा तो मैं उससे निजात हासिल नहीं कर सकूंगा। मुझे फ़ौरन अपने पास बुलाकर ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए उससे निजात दिलाओ। वो हंसते हुए बोला, पॉल, मैं तुम्हारे ज़रिए मरीना से कह रहा हूँ कि वो मुझे नादान न समझे। मैं तुम्हें ट्रांसफार्मर मशीन की तरफ ले जाऊंगा तो वो तुम्हारे पीछे आएगी और मशीन छुपाए रखने की जगह मालूम कर लेगी। पॉल ने पूछा, आप दोनों के झगड़े में मेरा क्या काम? मुझे बताओ तुम कहाँ हो। पॉल के साथ मरीना भी उसके दिमाग से निकल आई। ये उसकी चाल थी। ब्रेन मास्टर जितनी देर उससे बातें करता रहा वो उसके चोर ख्यालात पढ़ती रही। मैं लैला के साथ वॉशिंगटन में था। एयरपोर्ट ऐसी जगह है जहाँ मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ रास्तों पर जाने वाले सिमट आते हैं। मुख्तलिफ मिजाज के लोग कभी एक साथ नज़र नहीं आते, मगर एयरपोर्ट पर नज़र आ जाते हैं। यहाँ बीमार भी होते हैं, सेहतमंद भी, दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। तकदीर यहाँ जितने तमाशे दिखाती है उतने किसी और जगह नहीं दिखाती, और तकदीर हमें तमाशा दिखाने और तमाशा बनाने के लिए इस जगह ले आई थी। हम रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहे थे। एक हसीन दोशीज़ा लैला से टकरा गई, फिर माजरत चाहते हुए बोली, सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। हम उसके पीछे चलते हुए एक मेज़ के अतराफ बैठ गए। मैं लड़की के दिमाग में पहुँच गया था। मुझे शुबा था कि उसने किसी ख़ास मकसद के तहत टक्कर मारी है। शायद कोई उसके ज़रिए लैला की आवाज़ सुनना चाहता है। पहले तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। वो एक आम सी लड़की थी। आगे जाकर उस मेज़ पर बैठ गई थी जहाँ एक शख्स पहले से बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। वो अखबार पढ़ रहा था।
सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। यही फ़िक्रा वो लैला से कह चुकी थी। उस शख्स ने कहा, यह तुम्हारा तकिया कलाम हो गया है। गलती ज़रूर करोगी और ये ज़रूर कहोगी कि सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। गलती मेरी नहीं है, गाड़ी में खराबी पैदा हो गई थी, इसीलिए वक्त मुकर्ररा पर ना आ सकी। 15 मिनट लेट हो गई हूँ। जब गाड़ी में खराबी पैदा हो गई थी और तुम्हारी गलती नहीं थी, तो फिर यह कहना क्या ज़रूरी था कि सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ? वाकई मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। ये कहकर मैंने गलती की है। सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। वो दोनों हाथ से अपना सर थाम कर बोला। फिर वही फ़िक्रा। अरे सॉरी सॉरी, अगर तुम्हें इस फ़िक्रे से चिढ़ है तो इसे मेरी ज़बान पर नहीं आना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। वो तंबीह के अंदाज में उंगली दिखाते हुए बोला, देखो अब एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ये कॉफ़ी की प्याली तुम्हारे सर पर देकर मारूंगा। मिस्टर चेरी, ये तो कोई शराफत ना हुई कि तुम कॉफ़ी की प्याली मेरे सर पर मारोगे। अगर कोई अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और सॉरी कहता है, फिर मुआफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं शर्मिंदा हूं, तो क्या तुम उसे मुआफ़ नहीं करोगे? आखिर तुम वो फ़िक्रा फिर बोल गई। क्या तुम मुआफ़ नहीं कर सकती? क्या दूसरा फ़िक्रा बोल नहीं सकती? ठीक है, मैं दूसरी बात करूंगी। मेरे लिए दूसरी कॉफ़ी मंगवाओ और अपना सर देखो। जारी ने बेख्तियार नज़रें ऊपर की, जैसे अपना सर देखना चाहता हो। फिर झुंझला कर बोला, नॉनसेंस, भला कोई अपनी आंखों से अपना सर देख सकता है? नहीं देख सकता। फिर भी तुमने ये गलती की। वो चुप रहा। वो हसीन दोशीज़ा दोबारा मुखातिब हुई, अब खामोश क्यों हो? बोलो, गलती हुई? हाँ बाबा, गलती हुई। सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। ये कहते ही वो चौंक गया। फिर मुस्कुरा कर बोला, तुम पक्की शैतान की खाला हो। आखिर वही फ़िक्रा मुझे अपनी ज़बान से अदा करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों हंसने लगे। लैला ने मुझसे कहा, ये दोनों तंजीम वाले मुल्क जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम भी बारबरा निक्सन के ख्यालात पढ़ रही थीं। तुम क्यों पढ़ रहे थे? क्या वो बहुत हसीन है? फिर वही औरतों वाला हसत और चलापा। किसी दूसरे पहलू से भी सोच लिया करो। मेरी मोहतात तबीयत ने कहा, यह लड़की किसी खास मकसद से टकराई थी। इसका इरादा मालूम करने के लिए इसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। मैं वो पढ़ चुकी हूँ। आपको जेरी के ख्यालात पढ़ना चाहिए। मैं जेरी के पास आ गया। उसने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। बारबरा से कह रहा था, तुम बहुत जिंदा दिल हो। बस एक खराबी है कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आती। इतना बता दो कब मेरे बाजुओं में आओगी। तुम अपनी बात करते हो, मैं तो किसी मर्द की तन्हाई में नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? मैं किसी के काबिल नहीं हूं। क्या तुम्हें कोई मौलिक बीमारी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या तुम नागन हो? 100 साल बाद हसीना के रूप में आई हो? जो तन्हाई में आता है उसे डस लेती हो? ये किस्से कहानियों वाली बातें हैं। मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? मैं मजबूर हूं, बता नहीं सकती। सो सॉरी, मैं शर्मिंदा हूं। वेटर कॉफ़ी की ट्रे लेकर आ गया। मैंने लैला से कहा, तुमने बारबरा की बात सुनी? हाँ सुनी है। आप इसके दिमाग में ना जाएं। मेरी रगे तजस्सुस फड़क रही है। तुम ही बता दो। वो तो बताना ही होगा, वरना आप मेरी लाइल्मी में इसके चोर ख्यालात पढ़ लेंगे। ऐसी भी क्या बात है? वो मुकम्मल लड़की नहीं है। यानी आधी लड़की आधा लड़का? ये तो वही जीना का केस है। 12 घंटे लड़की रहती है और फिर 12 घंटे के लिए लड़का बन जाती थी। ये जीना का केस नहीं है। बारबरा सचमुच लड़की है। वो जीना की तरह एक पल के लिए भी खुद को लड़का नहीं समझती है, लेकिन उसके जिस्म का कुदरती निज़ाम कुछ ऐसा है कि वो अज़वाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और कुदरती तौर पर ही वो जज्बात के मामले में बिल्कुल ठंडी है। क्या वो कुदरती तौर पर ही ऐसी है? हाँ, ऐसा तो कुदरती तौर पर ही होता है। तो वो तंजीम वाले मुल्क क्यों जा रही है? जेरी की सोच ने बताया है कि उसे तारीख़ और आसार कदीमा से दिलचस्पी है। लैला ने कहा, और बारबरा को फ़ोटोग्राफ़ी और मुसव्वरी का भी शौक़ है। ये दोनों तंजीम वाले मुल्क में आसार कदीमा की स्टडी और फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं। हम दोनों फिर उनके दिमागों में चले गए। उधर वो दोनों अपना अपना सर थाम कर मेज़ पर बैठ गए। अचानक ही कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। फिर वो उठकर रेस्टोरेंट से जाने लगे। मैंने कहा, इनके साथ कोई चक्कर चल रहा है। लैला ने तायद की। मैं बारबरा के अंदर रहकर देख रही हूँ कि ये अचानक कमज़ोरी के बाइस उठने बैठने के काबिल नहीं है। क्या ये अपने पैरों से चलकर जा रही है? खुद नहीं जा रही है, कोई इसके दिमाग में है, वो उसे ले जा रहा है। मैंने जेरी के अंदर भी यही महसूस किया है। हमने फ़ौरन ही बिल अदा किया, फिर उनके पीछे जाने लगे। लैला ने कहा, ताक़ुब करने की क्या ज़रूरत है? हम इनके दिमाग में रहकर अगवा करने वालों का मकसद मालूम कर सकते हैं।
बाज़ हालात में टेलीपैथी काम नहीं आती। यूं भी हम बहुत आराम तलब हो गए हैं, इसी बहाने ज़रा भागदौड़ हो जाएगी। इन्हें कॉफ़ी में कोई दवा मिलाकर दी गई है। हाँ, शायद यही बात है। ऐसा कोई टेलीपैथी जानने वाला ही कर सकता है। वैसे हमें आपस में गुफ्तगू करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम बारबरा के ख्यालात पढ़ती रहो। मैं जेरी के दिमाग में आ गया। वो एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था, जबकि उसकी ज़ाती गाड़ी वहाँ नहीं थी। वो तो यहाँ से तंजीम वाले मुल्क की तरफ सफ़र करने के लिए आया था। बारबरा ने कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है, कमज़ोरी से चला नहीं जा रहा है। फिर भी हम कहीं चले जा रहे हैं। एक शख्स ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर कहा, यहाँ आराम से बैठ जाओ, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया। उसने पहले से इंजेक्शन की 2 सिरिंज तैयार कर रखी थी। कोई उसके दिमाग में बोल रही थी, जल्दी करो, ये एयरपोर्ट है, किसी को भी तुम्हारी हरकतों पर शुबा हो सकता है। हम कार में बैठ गए थे। वो गाड़ी आगे जा रही थी। उसने उसके पीछे चलते हुए कहा, क्या वो कोई ख्यालखानी करने वाली औरत है? हाँ, मैंने उस गाड़ी वाले के दिमाग में उसकी आवाज़ सुनी है। क्या मैरीना है? यकीन से नहीं कह सकता, कोई तीसरी भी हो सकती है। मैं फिर उस गाड़ी वाले के दिमाग में पहुंच गया। वो पूरी तरह टेलीपैथी जानने वाली की गिरफ्त में था। बिल्कुल गायब दिमाग था। वो विंड स्क्रीन के पार देख कर ड्राइव कर रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि किस रास्ते पर जा रहा है और कहाँ जा रहा है। जब हम अपने आला कार के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लेते हैं तो वो दिमागी तौर पर गुम हो जाता है। हम उसके दिमाग में देखते हैं और बोलते हैं, उसके कानों से सुनते हैं और उसके हाथों और पैरों से हरकत करते हैं। आला कार के दिमाग में उसकी सोच कह रही थी कि उसे किस रास्ते पर गाड़ी मोड़ना है, किस गली में जाना है और किस कोठी के गैराज में पहुंचकर गाड़ी का इंजन बंद करना है। यानी वो औरत नहीं चाहती थी कि उसके आला कार को वो जगह मालूम हो जहां वो जेरी और बारबरा को पहुंचा रही थी। गाड़ी गैराज में पहुंच गई थी। आला कार ने गैरेज के शटर को नीचे किया। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर पहले बारबरा को खींचकर बाहर निकाला। उसे एक कंधे पर डालकर गैराज के सामने आ गया। रिमोट कंट्रोलर के जरिए वो दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। दूसरी तरफ चोर दरवाज़ा और जीना था। जीने से उतरकर तहखाने में पहुंचा। वहां कई कमरे और कॉरिडोर थे। उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर बारबरा को उसी तरह कंधे पर उठाए अंदर आ गया। वो बहुत बड़ा बेडरूम था। वहां 2 बड़े बड़े पलंग बिछे हुए थे। ज़रूरत का हर सामान मौजूद था। आलाकार ने बारबरा को एक तरफ ज़मीन पर लिटाया, उसके बाद बाहर चला गया। वो कमरा साउंड प्रूफ था। बारबरा होश में आकर अगर आखिरी हद तक चीखती चिल्लाती तब भी कोई उसकी ना सुनता। मैंने कहा, लैला, अब यकीन हो गया है, इन दोनों को मेरीना ने अगवा किया है और इन्हें साउंड प्रूफ और तारीख कैद खाने में पहुंचा रही है। वो कहने लगी, तारीख कैद खाना मेरीना की शनाख्त बन गया है। कम वक्त बहुत ही ज़हीन और तेज तर्रार है। क्या आप इस कैद खाने में जाएंगे? अभी ज़रूरी नहीं है, हमें वो खुफिया अड्डा मालूम हो चुका है। किसी वक्त भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन पहले ये मालूम करना होगा बारबरा की अहमियत क्या है। इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि मेरीना ने उसे अपना कैदी बनाया है। हम उनके चोर ख्यालात पढ़ चुके हैं। वो दोनों बेज़रर हैं, मासूम हैं, आम से इंसान हैं। हमें तो उनमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। हम टेलीपैथी के ज़रिए बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकते। ज़रा देखती जाओ, वो ज़हूर में आने वाला है जिसकी हमें तवक्को नहीं है। मैं फिर आला कार के पास पहुंच गया। वो जेरी को भी बारबरा के बराबर लिटाकर चला गया। चोर दरवाज़ा बंद कर चुका था और गैराज से अपनी गाड़ी निकालकर गैराज के शटर को मुकफ्फिल करने जा रहा था। बहुत दूर जाने के बाद उसने गाड़ी रोक दी। फिर अचानक ही दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। इस बात पर उसे हैरानी नहीं हुई। अब मैं उसकी आज़ादाना सोच पढ़ सकता था। पढ़ने से पता चला उसके साथ अक्सर ऐसा होता है। एक नामालूम औरत ने उसे मुलाजिम रखा है। उसे हर हफ्ते $5000 देती है। वो कभी इतनी बड़ी रकम के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जबकि काम भी कुछ ज़्यादा नहीं था। उसने 2 माह की मुलाजमत में आज पहली बार 3 अफराद को बेहोश किया था। उसके बाद उन तीनों को उसने कहाँ पहुँचाया था, ये उसे मालूम नहीं था। मुझे ये मालूम हो गया कि जेरी और बारबरा को तारीख कैद खाने में पहुँचाने से पहले वो एक और शख्स को वहाँ पहुँचा चुका है। उसकी सोच मुझे ये नहीं बता सकती थी कि उन तीनों कैदियों की अहमियत क्या है। यही सवाल लैला ने किया, फिर खुद ही जवाब दिया। मेरीना ने आज तक सिर्फ टेलीपैथी जानने वालों को कैद किया है, ताकि हम उनके दिमागों में पहुंचकर भी उन्हें कैद खाने से न निकाल सकें। उसने यहाँ के तारीख कैद खानों में 3 कैदियों को रखा है। ये तीनों भी ज़रूर टेलीपैथी जानते होंगे। अगर टेलीपैथी जानते हैं तो उनके चोर ख्यालात ने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ, ये एक उलझन है। उनके ख्यालात से पता चलता है कि वो न कोई गैर मामूली इल्म जानते हैं, न गैर मामूली इंसान हैं।
मैंने कहा उनके गैर मामूली होने की यही दलील काफ़ी है कि उन्हें मेरीना ने शिकार किया है। लैला ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। मैंने कहा, अब हम दूसरे शहर नहीं जाएंगे। ये तो मैं पहले ही समझ गई थी। इसी शहर में दुश्मनों की निशानदेही हो रही है। पिछली बार मेरीना लंदन में थी, अब वो इसी शहर में मिल सकती है। मेरीना कहीं भी हो, उसे ढूंढने का काम हमने पारस पर छोड़ दिया है। अभी तो मैं ये समझना चाहता हूं कि तारीख कमरों में जो 3 कैदी हैं वो कौन हैं, किस मुल्क और किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरीना आजकल किसके खिलाफ एक्शन में है। हम अपनी रिहाइशगाह में पहुंच गए। लैला ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए कहा, मैं दूसरे शहर की सीट कैंसिल कराती हूं, फिर कॉफ़ी तैयार करूंगी। हम एयरपोर्ट में आधी प्याली भी नहीं पी सके। मैं एक सोफे में धंस गया और ख्यालखानी में डूब गया। जेरी और बारबरा अभी तक बेहोश थे। दिमागी हालत बता रही थी कि थोड़ी देर बाद होश में आ जाएंगे। मैंने सोचा लैला के हाथों से बनी हुई कॉफ़ी पीने के बाद फिर उनके दिमागों में आऊँगा। मैं वहाँ से वापस आना चाहता था। उसी वक्त किसी अजनबी की सोच सुनाई थी, जेरी होश में आओ, कम ऑन, हरी अप। मैंने लैला से कहा, कोई जेरी को होश में आने के लिए कह रहा है। कह रहा है का मतलब यह हुआ कि वो मेरीना नहीं है। हाँ, तुम बारबरा के दिमाग में जाओ। मैं भी बारबरा के पास गया। वहाँ भी वही अजनबी उसे होश में आने को कह रहा था। उसका दिमाग और सांसों की रफ्तार बता रही थी कि वो होश व हवास की तरफ आ रही है। मैंने जेरी के पास आकर देखा, वो अपने दिमाग में भिन-भिनाहट सी महसूस कर रहा था। फिर वो मक्खियों जैसी भिन-भिनाहट वाज़ेह होने लगी। एक दूसरे अजनबी की सोच सुनाई थी, यानी वहाँ 2 टेलीपैथी जानने वाले थे। एक बारबरा के पास था, दूसरा जेरी के अंदर कह रहा था, तुम होश में आ रहे हो, शाबाश, आंखें खोलो और देखो, समझो कि कहाँ हो, इस जगह की निशानदेही करो, हम तुम्हें वहां से ले आएंगे। मैं सोच रहा था ये 2 टेलीपैथी जानने वाले कौन हैं जो बारबरा और जेरी की मदद के लिए आए हैं। अभी मैं ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट के मुताल्लिक नहीं जानता था। इस वक्त बारबरा के दिमाग में ब्रेन मास्टर और जेरी के दिमाग में एक ब्लैक सीक्रेट बोल रहा था। कोई 1 मिनट के बाद जेरी ने आंखें खोल दी। सोचने लगा, मैं कहाँ हूं, ये मेरे चारों तरफ गहरी तारीकी क्यों है। ब्लैक सीक्रेट ने कहा, तुम किसी बिस्तर पर हो, ये कोई कमरा है, हौसला करके उठो और स्विच बोर्ड तलाश करो। उसी वक्त बारबरा की कर्राहें सुनाई दी। जेरी ने उठते हुए कहा, यह तो बारबरा की आवाज़ है, मेरे बिल्कुल करीब है। उसके दिमाग में कहा गया, पहले स्विच ऑन करो, फिर वो दिखाई देगी। वो पलंग से उतरकर खड़ा हो गया था। पांव तले कालीन बिछा हुआ था। वो दोनों हाथों से अंधे की तरह टटोलता हुआ दरवाजे पर आया। उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो मुकफ़िल था या बाहर से बंद किया गया था। उसने फिर दरवाजे और दीवार के सहारे आगे बढ़कर स्विच बोर्ड को पा ही लिया। उसने एक स्विच को दबाया, फिर दूसरे को दबाया। तारीकी जूं की तूं रही। वहां जितने स्विच थे उनसे रोशनी नहीं हो रही थी। बारबरा ने परेशान होकर पूछा, यहां अंधेरे में कौन है? मुझे टिप टिप की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बार बार स्विच दबा रहा हो। जेरी ने कहा, बारबरा तुम इस तारीकी में तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में हूं। थैंक्स गॉड, तुम मेरे पास हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग के अंदर कोई बोल रहा हो। मेरे अंदर भी कोई बोल रहा है। ब्रेन मास्टर ने कहा, हाँ मैं बोल रहा हूँ। इस तारीख कैद खाने ने समझा दिया है कि मेरीना ने तुम दोनों को कैदी बनाया है। ये मेरीना कौन है? तुम उसे नहीं जानते। वो इस वक्त भी तुम्हारे दिमागों में छुपी हुई है। मैं उसे आखिरी बार समझाता हूँ कि वो ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट के लिए चैलेंज बनने की हिमाकत ना करे, हमारे आदमियों को रिहा कर दे। जवाब में खामोशी रही। जेरी और बारबरा के दिमागों से मेरीना की सोच नहीं उभरी। वो ज़रूर मौजूद होगी, दुश्मनों की बेबसी का तमाशा देख रही होगी। ब्लैक सीक्रेट ने पूछा, जेरी हमें बताओ, तुम्हें किस तरह ट्रैप किया गया था? मैं बारबरा के साथ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहा था। अचानक हमें कमजोरी का एहसास हुआ। उसके बाद हम वहाँ से उठ गए, जबकि हमारा उठने का इरादा नहीं था। हम बेख्तियार पार्किंग एरिया में चलते हुए आए। एक शख्स ने हमारे लिए कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वो शख्स कौन था? हमारे लिए अजनबी था, मगर मैं उसे कहीं भी देखकर पहचान सकता हूँ। आगे बोलो। उस शख्स ने इंजेक्शन के जरिए हमें बेहोश कर दिया। तुम्हें उसकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। हम कमज़ोर थे, हमारा जिस्म, हमारा दिमाग हमारे इख्तियार में नहीं था। ऐसा लगता था कि कोई हमें सहारा देकर ले जा रहा है। जब बारबरा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया तो मैं हौसला करने लगा कि वो मुझे इंजेक्शन लगाने आएगा तो मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं इस कदर कमज़ोर था कि सिर्फ इरादा करके रह गया, अपने हाथ पांव को हरकत ना दे सका। उसने इंजेक्शन लगा दिया। फिर मुझे होश नहीं रहा कि वो अजनबी मुझे कहाँ ले जा रहा है। वो कौन सी कार थी? होंडा एकॉर्ड। उसका रंग सियाह था।
मैंने नंबर प्लेट पर ध्यान नहीं दिया। ब्रेन मास्टर ने कहा, वो जलील औरत बहुत चालाक है। उसने सोनिया और उसके साथियों को भी तारीख कैद खाने तक पहुंचने नहीं दिया था। ब्लैक सीक्रेट ने कहा, मगर हम पहुंचेंगे। हम अपने उसूलों में लचक पैदा करेंगे, मैरीना से दोस्ती करेंगे और अपने आदमियों को यहां से रिहाई दिलाएंगे। मैंने जेरी के दिमाग से सवाल किया, लेकिन तुम कौन हो? हमें रिहाई दिलाना चाहते हो? हमारे दोस्त हो तो फिर अजनबी न रहो, अपना तारुफ कराओ। ब्रेन मास्टर ने कहा, अपना तारुफ कराना जरूरी नहीं है, हम फिर आएंगे। मैंने जेरी के जरिए कहा, ठहरो, तारुफ तो हो ही चुका है। तुम में से एक ब्रेन मास्टर है और दूसरा ब्लैक सीक्रेट। तुमने भी मरीना से कहा था कि वो तुम्हारे लिए चैलेंज बनने की हिमाकत ना करे। जब यहां तक कह दिया है तो ये भी कह दो कि हमारा तुमसे क्या रिश्ता है। तुम हमारे लिए किसी मक्कार औरत से टकराना भी चाहते हो और उससे समझौता करना भी चाहते हो। प्लीज हमें तजस्सुस में मुब्तला ना करो। जब हम तुम्हारे हैं तो हमसे पर्दा क्या? कोई पर्दा नहीं है। तुम दोनों हमें जानते हो, मगर हमें जानने और पहचानने का एक खास मौका होता है। उस मुनासिब मौके पर हमारे तुम्हारे दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। बस अब इस कैद खाने में सब्र से रहो, हम तुम्हारी रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं। वो चले गए। मैं जेरी के दिमाग की गहराइयों में उतरकर मालूम करने की कोशिश करने लगा कि वो कौन सा मुनासिब मौका होता है जब उसके और ब्रेन मास्टर वगैरह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। एक आम सी बात समझ में आई कि ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट ने तनवीमी अमल के जरिए उनके दिमागों के कुछ हिस्सों को लॉक कर दिया है। जेरी और बारबरा उन्हें पहचानते हैं। जेरी और बारबरा उन्हें पहचानते हैं, लेकिन मुनासिब मौके तक उन्हें फरामोश किए रहते हैं। लैला सोनिया के पास जाकर उसे यहाँ की रूतात सुना रही थी। उसने भी सब कुछ सुनने के बाद कहा, जेरी और बारबरा बहुत अहम हैं, लेकिन अपनी अहमियत को भूले हुए हैं। तनवीमी अमल के जरिए आर्जी तौर पर यह अहमियत भुलाई गई है। मैंने कहा, हमें उनकी असलियत और अहमियत रफ्ता रफ्ता मालूम हो जाएगी, लेकिन ये दो नए नाम हमारे सामने आए हैं, ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट। ताज्जुब की बात यह है कि वो दोनों टेलीपैथी जानते हैं। फरहाद, तुम भूल रहे हो, मैरीना सिर्फ टेलीपैथी जानने वालों को तारीख कैद खाने में ले जाती है। इस पहलू से समझो, वो तारीख कैद खाने के तीनों कैदी भी टेलीपैथी जानते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी खतरनाक तंजीम वजूद में आई है जिसके तमाम अफराद टेलीपैथी जानते हैं। सोनिया ने कहा, जब ये यकीन हो जाए कि वो तीनों कैदी, फिर ब्रेन मास्टर और फिर ब्लैक सीक्रेट भी टेलीपैथी जानते हैं, तो बात समझ में आ जाएगी कि इतनी तादाद में टेलीपैथी जानने वाले ट्रांसफार्मर मशीन से ही पैदा हो सकते हैं। ये कोई नई खतरनाक तंजीम नहीं है। ये सब मैरीना और सुपर मास्टर के मुल्क से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तुम ये कह रही हो कि मैरीना अपने ही मुल्क के टेलीपैथी जानने वालों को कैदी बना रही है? हाँ, एक अंदाज़ा है कि मैरीना और सुपर मास्टर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। मैरीना के मिजाज में हुक्मरानी और खुद मुख्तारी है। वो चोरा चोरी जूडी नॉर्मन, संताना और पॉल हॉपकिन के दिमागों पर हुकूमत कर रही है। उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रही होगी और ये बात सुपर मास्टर को पसंद नहीं होगी। मैंने तायद करते हुए कहा, बात कुछ समझ में आ रही है। सुपर मास्टर ने मैरीना की ताकत कम करने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन से नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं। मैरीना के खिलाफ ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट की एक टीम बनाई है। उस टीम ने मैरीना को कोई नुकसान पहुंचाया होगा, तभी वो ब्रेन मास्टर के टेलीपैथी जानने वालों को तारीख कैद खाने में पहुंचा रही है। बड़े मुल्क की जानिब से तंजीम वालों को ख्याल खानी करने वालों की मदद पहुंचाई जाने वाली थी। जेरी और बारबरा भी तंजीम वाले मुल्क जाने वाले थे। इस हिसाब से भी साबित होता है कि तारीख कैद खाने के तीनों कैदी ख्याल खानी करना जानते हैं। यही उन तीनों की अहमियत का सबब है। वो तनवीमी अमल के ज़ेर असर रहकर अपनी ख्याल खानी की सलाहियतों को और अपने ब्रेन मास्टर को भूले हुए हैं। ब्रेन मास्टर मुनासिब मौका देखकर उन्हें उनकी असलियत और सलाहियत की तरफ वापस लाता है। बहुत सी गिरहें खुल रही थीं। लैला ने आखिरी गिरा खोल दी तो सारी बातें आईना की तरह साफ हो गईं। इस आईने में नजर आने लगा, मैरीना, सुपर मास्टर और ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट के दरमियान ज़बरदस्त तनाज़ा है। वहाँ एक दूसरे से बढ़तर रहने की जंग लड़ी जा रही है। मैंने कहा, यह अच्छा मौका है, हमारे लिए हालात साजगार हैं। अगर हम किसी तरह मैरीना को अपनी तरफ माइल कर लें तो उनकी आपस की जंग का नतीजा हमारे हक में बेहतर होगा। मैरीना एक मुंहजोर आंधी है, उस आंधी से सिर्फ पारस ही खेल सकता है। अपने बेटे से कहो वो मरीना को पहले लंदन में तलाश करे, वहाँ ना मिले तो वाशिंगटन चला जाए। हमारी मालूमात के मुताबिक 2 ही शहरों में उसके तारीख कैद खाने थे। मैंने पारस से रब्ता किया। यस पापा, मैरीना कहाँ है? कौन मैरीना? उसने मासूमियत से पूछा। वही टेलीपैथी जानने वाली जिसने लंदन में तुम्हें ट्रैप करना चाहा था,
लेकिन खुद तुम्हारे जाल में फंस गई थी। सॉरी पापा, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपने अभी क्या नाम बताया था? देखो शैतान, मुझसे बनने की कोशिश ना करो, संजीदा हो जाओ। तो फिर संजीदगी से पूछता हूँ, क्या आपको मेरी तमाम अम्माओं के नाम आज भी याद हैं? मैंने झेंप कर कहा, अरे ये क्या बकवास है। प्लीज़ मेरे सवाल को संजीदगी से समझें। जब आपको याद नहीं तो बेटे को क्या याद होगा कि आपकी कितनी बहुएं आकर जा चुकी हैं और उनके नाम क्या क्या रहे हैं? मैं उसके दिमाग से चला आया। लैला ने पूछा, पारस से बात हो गई? मैं बेटे से बात करने जाता हूँ, मगर यूं लगता है अपने बाप से बातें कर रहा हूँ। लैला ने कहा, सच पूछें तो मुझे भी उससे बातें करते हुए डर लगता है। ऐसे घुमा फिरा कर बोलता है कि जवाब नहीं बन पड़ता। वैसे वो क्या कह रहा था? अब मैं लैला से कैसे कहता कि वो अपनी अम्माओं का हिसाब पूछ रहा था। मैंने कहा, जो बच्चे बाप के काबू में नहीं आते वो माँ की ममता से राम हो जाते हैं। तुम उसे मेरीना की मौजूदा मसरूफियात से आगाह करो और मेरीना को हमारी तरफ माइल करने के लिए कहो। लैला ने उसके पास पहुंचकर मुखातिब किया, हेलो पारस, खैरियत से हो? आहा, खैरियत कहाँ, मुझे कुछ हो गया है। क्या हो गया है? पता नहीं, ऐसा कुछ हो गया है कि आने वाले मेरे पास आते ही भाग जाते हैं। तुम अपनी शरारत से भगा देते हो। क्या अपनी माँ के नाम पूछना शरारत है? हरगिज़ नहीं। वैसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें अपनी वालदा का नाम याद नहीं है? एक होती तो याद रहता, अब इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि तुम्हें याद ना रहे। इसका मतलब है कि आपको तमाम नाम याद हैं। चलें आप लिखवा दें। तुम्हें लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं ख़ानदानी शजरा लिख रहा हूँ। तमाम माँओं के नाम लिखना ज़रूरी हैं। देखो पारस, जो औरत अपने बाप की मनकूहा होती है माँ कहलाती है। इस एतबार से तुम्हारी एक माँ रसवंती है और दूसरी मैं हूँ। और जिनसे बाप शादी ना करे और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, वो बेचारियाँ किसी हिसाब में नहीं है। ये तुम्हारे पापा की गलती है। तुम गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। आप मनकूहा हैं। खुदा न खास्ता ना होती तो क्या मुझे अपने बाप से आपका नाम पूछने का हक ना होता? ये तुम दिल को लगने वाली बातें करके लाजवाब कर देते हो। मैं किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। पापा की ज़िंदगी में आने वाली हर औरत उनकी बीवी ना कहला सकी। मैं हर उस औरत को माँ कहकर उसका मान बढ़ा सकता हूँ। उसकी गोद में सर रखकर उन्हें फराद अली तैमूर का एक बेटा दे सकता हूँ। हर माँ को जब एक पारस मिलेगा तो मेरे बाप की बेवफाई की तकलीफ कुछ कम हो जाएगी। लैला ने कहा, पारस तुम अजीम हो। तुम्हारे सीने में एक दिल है। तुम्हें औरतों के दुख का एहसास है। तुम औरतों की इज्जत करते हो और औरतों को कभी खिलौना नहीं समझते। वो बोलते बोलते चौंक गई, सोचने लगी। पारस ने पूछा, क्या हुआ? होगा क्या, जज्बाती बातें करके मुझे उल्लू बना रहे हो। तुम भी अपनी जिंदगी में आने वालों को खिलौना समझते हो। अपने पापा के नक्शे कदम पर चलते हो। बड़े पारसा बनकर अपनी माओ का हिसाब कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में आने वालियों का हिसाब कौन करेगा? मेरे बच्चे करेंगे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। खुदा तुमसे बचाए रखे। ज़रूरी बात ना होती तो मैं तुम्हारे पास ना आती। इससे ज़रूरी बात कोई हो नहीं सकती कि मैं माओ के सफ़र पर रवाना हो जाऊं, बारी बारी अपनी हर माँ से मुलाकात करूं और उनके दुख बांटता रहूं। बकवास कर रहे हो। उनके दुख कैसे बांटोगे? बहुत आसान सी बात है। जिस माँ का नाम और पता मिलता जाएगा उसके पास जाकर पापा से राब्ता करूंगा और कहूंगा कि जब तक आप इस माँ से निकाह नहीं पढ़ाएंगे मैं भूख हड़ताल करता रहूंगा। लैला ने परेशान होकर पूछा, क्या तुम पापा की जिंदगी में आने वाली तमाम औरतों से उनका इसी तरह निकाह पढ़वा दोगे? जी हाँ, इस तरह 150-200 माओं का जखीरा हो जाएगा। क्या तुम मुझ पर सौकने लाना चाहते हो? क्या आप सौकनों का उनका हक नहीं देना चाहती? वो पारस के दिमाग से निकलकर मेरे पास हाजिर हो गई। क्या पारस भूख हड़ताल करके आपसे कोई बात मनवाएगा तो आप मान लेंगे? भूख हड़ताल की क्या जरूरत है? मैं तो उसकी हर बात मान लेता हूं। क्या वो आपको मजबूर करे कि आप किसी से निकाह पढ़वा लें तो आप राजी हो जाएंगे? वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा करने जा रहा है। जवानी की इब्तदा से लेकर अब तक जितनी औरतें आपकी जिंदगी में आई हैं वो उन सब से मुलाकात करने और उनसे इंसाफ करने जा रहा है। उसके ख्याल में इंसाफ का तकाजा उसी वक्त पूरा होगा जब आप बेवफाई के दाग धोएंगे और उनसे निकाह पढ़वाते जाएंगे। मैं हंसने लगा। वो एकदम से रो पड़ी। रोते हुए कहने लगी, आप तो हंसेंगे। आपके लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि 150-200 बीवियां जमा हो जाएंगी। मुझसे हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से जब्त करते हुए कहा, किस शैतान के चक्कर में पड़ गई हो? उसने अपनी बातों की हेरा फेरी से तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है। उसने कहा, कौवा कान ले गया
तुमने कव्वे को देखा, अपने कान को नहीं देखा। वो आंसू पोंछते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? कहूँगा क्या? तुमसे पूछता हूँ, क्या एक शख्स के लिए 150-200 निकाह जायज़ हैं? हैं? वो हैरानी से बोली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, हालांकि सीधी सी बात थी। फिर वो कुछ सोच कर बोली, लेकिन बेटे की जिद पर मजीद 2 शादियां तो कर सकते हैं। ये 2 शादियों का हिसाब क्या है? 4 शादियां जायज़ हैं। एक निकाह रसवंती से हो चुका है, दूसरा मुझसे हुआ है, बाकी 2 की गुंजाइश है। मैंने पेशानी पर हाथ मारकर कहा, मेरी जिंदगी में और किसी की गुंजाइश नहीं है। वो शरीर तुम्हें छेड़ रहा है। ये कैसा बेटा है जो माँ को छेड़ता है, माँ को बाप के लिए छेड़ता है। इसीलिए मैं उसके पास नहीं जाती, बात करते ही चकरा देता है। तुम फराद की शरीक हयात होकर शिकस्त तस्लीम कर रही हो। अभी जाओ और उसे मुंह तोड़ जवाब दो कि तुम्हारा बाप मेरा है, मेरा ही रहेगा, और मेरे बाद अब किसी से निकाह नहीं पड़वाएगा। हाँ, जब शौहर काबिल एतमाद हो जाए तो औरत सारी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। मैं अभी उस शरीर की जबान बंद कर दूंगी। वो फिर पारस के पास आई। वो पोमी के जानों पर सर रखे लेटा हुआ था। लैला कुछ कहना चाहती थी, इससे पहले ही वो बोला, प्लीज आप 1 मिनट बाद तशरीफ लाएं। पोमी मम्मी मेरे पापा के मुताल्लिक कोई राज की बात बता रही हैं। ये कहकर उसने सांस रोक ली। लैला दिमाग से बाहर हो गई। पोमी ने पूछा, तुम अभी बोलते बोलते चुप क्यों हो गए थे? पारस ने झूठ कहा, अभी पापा मेरे पास आए थे। मैंने कहा मैं अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ बातें कर रहा हूं, अगर मम्मी इजाजत देंगी तो मैं आपको आने दूंगा। पोमी खुश होकर बोली, तुमने अपने पापा के सामने मुझे माँ कहा है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो सचमुच तुम्हें माँ बनाना चाहता हूँ, पापा से तुम्हारा निकाह पढ़वाना चाहता हूँ। ओह पारस, तुम ग्रेट हो। अभी पापा मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं चुपके से तुम्हारा हाथ दबाऊंगा। तुम उनकी मोहब्बत में जो कुछ बोल सकती हो बोलती चली जाना, ये जाहिर ना करना कि तुम्हें उनकी मौजूदगी का इल्म है। दूसरी तरफ से लैला ने दिमागी तौर पर मेरे पास हाजिर होकर कहा, वो पोमी के जानों पर सर रखे लेटा हुआ है, उसे मम्मी कह रहा था। मुझसे कहा मैं 1 मिनट बाद आऊं। उसकी पोमी मम्मी उसके पापा के मुताल्लिक कोई राज की बात कह रही है। मैंने कहा, इस लड़के ने तो नाक में दम कर दिया है। भाई तुम ही जरा अकल से काम लो। पोमी को मम्मी कह देने का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे निकाह पढ़वाने जा रहा हूं। पारस ने कहा था कि अब वो उस हर औरत से मिलेगा जो आपकी जिंदगी में आकर अच्छा खासा वक्त गुजार चुकी है। इसी मकसद के तहत वो सबसे पहले पोमी के पास पहुंचा हुआ है। मैं अभी उसे ठीक करता हूं, आओ मेरे साथ।